तो देखिएगा हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम नींव की तरफ ध्यान नहीं लगाते, सीधा का सीधा हम मकान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि जो नींव मजबूत नहीं होती वो हवा के झोंकों से ढह जाती है, और जिनकी नींव मजबूत होती है वो चाहे कितना गहरा तूफान भी क्यों ना आए उसको भी सह जाती है। तो देख, सबसे पहले शुरुआत करते वक्त हमें नींव का ध्यान रखना है। आप इस टॉपिक को मिस करते हैं, आपको मिस नहीं करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंटैक्स की। सिंटैक्स क्या होता है, यहीं से हमारी शुरुआत होती है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की। तो सिंटैक्स होता है हमारे वर्ड्स या जो फ्रेजेस होते हैं उनका एक समूह है जो बन जाता है, या उनको एक व्यवस्थित रूप से सेट करना ही सिंटैक्स कहलाता है। या हम लोग इसको सिंटैक्स को हिंदी रूप में वाक्य रचना या वाक्य विन्यास के रूप से जानते हैं। तो देखिएगा, वाक्य रचना या वाक्य विन्यास के नाम से इसको जाना जाता है। और जब हम लोग शुरुआत वाक्य बनाने की कर रहे हैं, किस तरीके से हम ग्रामेटिकल पोर्शंस को यूज करें, कहाँ उसका यूटिलाइज करें, सो ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाती है। तो इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं और परिभाषा में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं हैं। उसी तरीके से द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज टू क्रिएट वेल फॉर्म सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। और इधर अगर हम लोग लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो उनका कहना है कि द स्टडी ऑफ द रूल्स for the formations of grammatical sentences in a language, or other words it also say the rules pattern so study। सो अलग अलग बातों की अलग अलग मान्यता है, मगर इन सब का सार एक ही है कि वाक्य रचना या वाक्य संरचना, या यूं कहें कि शब्द को एक तरीके से उनको अच्छी तरीके से या एक सेंटेंस के अंदर उनको अरेंज करना, व्यवस्थित करना, ताकि एक अच्छा अर्थ निकल सके, वाक्य रचना या वाक्य विन्यास कहलाता है। हम लोग अगर सिंटैक्स वर्ड की बात करना चाहेंगे, अब देखिएगा ये जो वीडियो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये ना सिर्फ एसएससी बैंक के लिए बल्कि हर किसी तरह के एग्जाम में स्टूडेंट्स अपीयर हो रहा है तो उसके लिए यूजफुल होगा, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का हो सकता है और हाई से हाई लेवल के स्टैंडर्ड के लिए। तो सब बातों को ध्यान में रख करके बनाया गया। कई बार ओरिजिन वर्ड्स के बारे में चर्चा होती है एग्जाम्स को में लेकर के, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सिंटैक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। और ग्रीक वर्ड की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो ये बना है सन और तासीन। सन का मतलब होता है टुगेदर, और यहाँ पर तासीन का मतलब होता है अरेंज, अर्थात साथ साथ रखना है, व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं लेट लैटिन, और ये किस लेट 16वीं शताब्दी की बातें कर रहे हैं जहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो देखिएगा 16वीं शताब्दी में फ्रेंच सिंटैक्स वर्ड, इनकी फ्रेंच के सिंटैक्स वर्ड और वायलेट लैटिन ग्रीक सिंटैक्सिस शब्द से आया। और हम लोगों ने अभी देखा कि सन बराबर टुगेदर और तासीन का मतलब अरेंज होता है। तो साथ साथ करना, उनको व्यवस्थित रूप से जचाना ही सिंटैक्स कहलाता है, अर्थात वाक्य रचना कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा ये वर्ड मिस है, तो इसको, इस लेटर को आप लोग लिख देते हैं आपके लिए, इस SENTENCA, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। सेंटेंस, अ सेंटेंस जो है वो नाउन माना जाता है, और अगर इसका हम प्लूरल रूप बनाना चाहते हैं तो इसमें एस जोड़ देंगे और ये सेंटेंसेस प्लूरल रूप में चला जाएगा। देखिएगा यहाँ पर ए सेट ऑफ वर्ड दैट इज कंप्लीट। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सिंटैक्स की बात की थी और अब सेंटेंस पर आ गए। तो यानी कि वाक्य संरचना या वाक्य को जो हम लोग वाक्य विन्यास है, उसके बाद हम वाक्य को कैसे बनाए, वाक्य के कैसे भाग होते हैं, तो इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सेंटेंस हमने जैसा कि बताया कि सेंटेंस नाउन है, इसका प्लूरल सेंटेंसेज बन जाता है। और अब इसके ओरिजिन की बात करते हैं, तो ये बना है लैटिन वर्ड सेंटायर से बना है, और जिसका मतलब होता है फील और बी ऑफ द ओपिनियन, यानी कि हम जो महसूस करते हैं या अपने जो विचार जो रखते हैं, या फिर किससे बना हुआ है, लैटिन यहाँ पे सेरेंटेनिया वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है ओपिनियन। तो यहां पर सेंटेंस वे ऑफ थिंकिंग और अदरवाइज ओपिनियन, इस बात को इंडिकेट करता है। अगर हम लोग इसके डेफिनेशंस की बात करें तो एसेट एक शब्दों का ऐसा समूह है जो जिसके अंदर अपन लोग दो पार्ट, इनके उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी हो, या कोई स्टेटमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, एक्सप्लेनेशन हो, कमांड हो, ये हो, या दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह है जो एक सार्थक अर्थ देता है, वाक्य कहलाता है।
यहां पर दूसरी लैंग्वेज में सेंटेंस का अर्थ और भी होता है। कई बार क्या होता है कि हम एक वर्ड को अच्छी तरह से ना पकड़ पाने की वजह से, उसकी स्टडी ना कर पाने की वजह से एग्जाम्स में काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमें, क्योंकि एक ही अर्थ के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो कंफ्यूज होने की रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसे वर्ड्स की आप स्टडी जरूर करें। यहां पर सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है, किंतु कोर्ट की लैंग्वेज में चले जाएंगे तो सेंटेंस का मतलब होगा सजा, अर्थात कोई अपराधी होता है तो उसको सजा सुनाई जाती है। तो एक लैंग्वेज हमारे इंग्लिश लिटरेचर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे वाक्य ग्रामर में ये हो गया, वाक्य के बारे में हो गया, और दूसरा ये सजा के बारे में हो गया। द पनिशमेंट असाइन्ड टू अ डिफेंडेंट फाउंड गिल्टी बाय कोर्ट और फिक्स्ड बाय लॉ फॉर द पर्टिकुलर ऑफेंस। यहां पर देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ही सर्विंग ए 3 ईयर सेंटेंस फॉर फ्रॉड। तो अब उसको सेंटेंस दे दिया गया, या सेंटेंस का मतलब वाक्य नहीं है, या सेंटेंस का मतलब सजा हो गई। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें, जब भी आप पढ़ें उसमें आए हुए वर्ड पर मंथन जरूर करें। गाइस यहां पर देखिएगा, एक फिर नजर डालते हैं कि जब भी हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं तो शब्दों को काम में लेते हैं, और जब वो शब्दों का जो एक समूह होता है, वो शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है, और वो शब्दों का समूह एक सार्थक अर्थ देता है। और जब तक सार्थक अर्थ नहीं देगा तो वो अपना वाक्य नहीं बन पाएगा। जैसे निखिल सिंह से सॉन्ग, यहां पर निखिल एक भाव दे रहा है पूरा। यहां पर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड लाइक दिस व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, और ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट आइडिया। बात वही है, किंतु अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अपना अपना व्यू रखा है। तो घूम फिर करके बात वही आती है, आपको इसी बात पे फोकस करना है कि शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। अब देखिएगा, जब भी हम लोग सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास में कुछ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इत्यादि की रिक्वायर्ड होती है। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट अपना सब्जेक्ट बन जाएगा। सो देखिएगा यहां पर एक बहुत ही ध्यान पूर्वक इस बात को नोटिस करना, या तो हम लोग किसकी बात चर्चा करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो गए या वस्तु, उसके बारे में उसका नाम यूज करेंगे, या फिर क्या करेंगे, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में कुछ कहेंगे। तो वाक्य में दो रूप हो गए, एक किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को मेंशन किया, और दूसरे में हमने उसके बारे में चर्चा की कि भाई क्या है वो। तो देखिएगा यहां पर बात करें तो इस तरीके से हमारा जो वाक्य होगा वो दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा वाक्य जो होगा वो दो भागों में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? एक जो होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? प्रीडिकेट हो जाएगा। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और सब्जेक्ट क्या होता है ये बात भी समझ में आनी चाहिए। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में इतना तो हम लोग सुन लेते हैं कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, बट हम लोग इस बात पे फोकस नहीं करते कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वर्ब क्या है। अगर हम लोग इस पर फोकस नहीं करेंगे तो हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा, और ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। सो कब जब भी हम लोग स्टडी करें, चाहे कम पढ़े किंतु उसको अच्छी तरह से समझें, ताकि कहीं पर हमारी गलतियां ना हो। यही सबसे बेस्ट तरीका है गलतियों को सुधार करने का और करेक्ट करने का। तो सब्जेक्ट हमारा होता है पर्सन और थिंक अबाउट विच समथिंग इज बीइंग स्टडीड, क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट वो पार्ट होता है दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो बताएगा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, और जिसके बारे में कोई कथन कहा गया है या किसी चीज को मेंशन किया गया है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, हमारा इधर देखिएगा एक छोटा सा है, एक एग्जांपल है, मुन्नी इज ए गुड गर्ल। यहां पर देखिएगा मुन्नी लिखा हुआ है, तो मुन्नी क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब बच कितना गया? इज ए गुड गर्ल बच गया। अब ये गुड गर्ल जो बच गया वो प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि इसमें जिसके बारे में कथन कहा गया है वो कौन है? मुन्नी है। और ये मुन्नी क्या है? एक गुड गर्ल है। देखिए क्या है, हु इज गुड गर्ल, तो गुड गर्ल कौन है? मुन्नी है। तो मुन्नी इज, तो ये हमारा आंसर हो गया। किंतु हमारा सवाल आता है व्हाट अबाउट मुन्नी, यानी कि मुन्नी हमारा सब्जेक्ट था, तो इसके बारे में क्या बात इसमें कही गई है? तो मुन्नी क्या है? इज ए गुड गर्ल।
तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया। तो मुन्नी क्या है, गुड गर्ल है, यहां पर इसको प्रीडिकेट कहेंगे। तो सिंपल से लैंग्वेज में हम इतना सा कह सकते हैं कि वाक्य के दो भाग हो गए। जो सब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट कह दिया गया, अर्थात जिसके बारे में हम लोग कोई भी चर्चाएं कर रहे हैं, कोई भी बात कह रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और जो बाकी का सेंटेंस का पार्ट बच गया वो प्रीडिकेट हो गया। सो सिंपल। अब इतने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हम जब तक अच्छे से पूरी बात को नहीं समझेंगे कहीं गलतियां कर बैठेंगे। तो इसमें इसके अलावा बहुत सारे, जैसे सब्जेक्ट में भी हम लोग बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जब हम लोग पैसिव वॉइस कर रहे होते हैं तो काफी बार ऐसी मिस्टेक्स होती है, या फिर वर्ब एग्रीमेंट्स के रूल्स का फॉलो कर रहे होते हैं, या फिर और कोई टॉपिक कर रहे होते हैं, तो हमें प्रॉब्लम फेस होती है। तो वो प्रॉब्लम आपको फेस ना हो, इसलिए अभी से हमें ध्यान देना है। तो पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस के अलग अलग और पार्ट भी हैं जिनके बारे में डिस्कस करें। ये तो दो इंपॉर्टेंट थे, अब इनके पार्ट्स की चर्चा कर रहे हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि यहां पर आप लोगों ने मेंशन, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब से डायरेक्ट ही एक्शंस को प्राप्त करता है। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये सीधा का सीधा इस प्रभावित करता है क्रिया को, इनकी सब्जेक्ट सीधा टेक करता है। जैसे माया ब्रोक द विंडो, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब व्हाट वाज अफेक्टेड बाय द एक्शन, यानी कि कौन हुआ, द विंडो वाज, तो यहां पर ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। सो विंडो इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहां पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा चलते हैं अपन लोग इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इट यूजुअली कम्स जस्ट बिफोर इट। एग्जाम्पल में देखते हैं, खुशबू गेव हर मदर फ्लावर्स। अब देखेगा व्हाट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस एक्शन, डायरेक्ट कौन अफेक्ट हुआ, फ्लावर्स हुआ। दे आर गिवन, सो फ्लावर्स क्या हुआ, इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हु रिसीव्स द फ्लावर, फूलों को किसने प्राप्त किया, हर मदर, तो हर मदर यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कहने का मतलब जो डायरेक्ट चीज अफेक्ट कर रही है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो इनडायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखेगा खुशबू ने क्या दिए, फूल दिए, और फूल किसने प्राप्त किए, उसकी माता ने प्राप्त किए। तो यहां पे डायरेक्ट तो फ्लावर्स हो गया, और हर मदर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। तो देखेगा द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज ए नाउन और प्रोनाउन दैट कंप्लीट्स इट्स मीनिंग। जैसे मनीषा इज थिंकिंग अबाउट। अब यहां पर देखिएगा सेंटेंस लिखा हुआ है, ये प्रीपोजिशन है, किंतु दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट है। ये सेंटेंस का पूरा भावार्थ नहीं निकल रहा, क्योंकि मनीषा इज थिंकिंग अबाउट, मनीषा के बारे में सोच रही, किसके बारे में सोच रही है, ये तो कंफर्म नहीं हुआ हमें। तो ऐसी कंडीशंस में हमें कंप्लीट तो करना पड़ेगा हमारा। हमने पहले ही चर्चा की है, सेंटेंस वही होता है जब उसका सार्थक अर्थ निकलता हो। तो देखिएगा यहां पर अगर हम लोग इसी सेंटेंस को थोड़ा सा आगे करते हैं कि मनीषा इज थिंकिंग अबाउट योर आइडिया। अब यहां पर ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो किसके बारे में सोच रही है हमें पता लग गया कि योर आइडिया। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, और यहां पर आइडिया क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि ये अबाउट के जस्ट बाद में है, और प्रीपोजिशंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बात करते हैं ट्रांजेक्टिव वर्ब और इनट्रांजेक्टिव वर्ब्स की। तो वर्ब्स दैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है वो क्या कहलाती है, ट्रांजेक्टिव वर्ब कहलाती है। और द मीनिंग ऑफ द ट्रांजेक्टिव वर्ब इज इनकम्प्लीट विदाउट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिएगा करम इज ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो वर्ब दैट डोंट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इनट्रांजेक्टिव वर्ब्स। द मीनिंग ऑफ इनट्रांजेक्टिव वर्ब इज कंप्लीट ऑन इट्स ओन। शर्मिला इज स्टैंडिंग, या कहें कि सुनीता एंड निशा आर स्टैंडिंग। तो यहां पर देखिएगा सिंपल सा, पहले आप जब भी ऐसी बातें हैं तो एक चीज को समझ लो। जैसे आप ट्रांजेक्टिव वर्ब को समझ लोगे तो इंट्रांजेक्टिव जो है वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी ना, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट हो गया। तो यहां पर ये क्या रही, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रही है, और ये डायरेक्ट में नहीं ले रही। फिर ये कह रही है
ये बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के क्या अधूरी होती है। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड नहीं पड़ रही हमें, नहीं पड़ रही ना, डायरेक्टली अपन लोगों ने मेंशन कर लिया। बट यहाँ पर अगर अपन लोग करने ये कर देते करम इज ड्रिंकिंग, तो इसका कोई अर्थ निकलता क्या, क्या पी रहा है, हमें पता ही नहीं था ना। सो दैट इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड पड़ती है। टू बी क्लियर, तो इतना ध्यान रखिएगा कि इसका अर्थ जो होता है वो किस पर अधूरा रहता है बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। लिंकिंग वर्ब्स की बात करें तो लिंकिंग वर्ब इज ए वर्ब दैट कनेक्ट द सब्जेक्ट विद एन एडजेक्टिव और ए नाउन दैट इट डिफाइंस और डिस्क्राइब इट। जैसे सीमा सीम्स वेरी सेटिस्फाइड। इसी का एक और वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स। द कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफाइज और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यहाँ पर हम थोड़ा कम चर्चाएं कर रहे हैं इन टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि इनके पर्टिकुलर टॉपिक्स और आने वाले हैं जिनके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। देखिएगा इसमें बात करें तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं जैसे रवीना इज प्रेटी। अब एडजेक्टिव जो प्रेटी है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि किसके बारे में बता रहा है, ये जो प्रेटी किसके बारे में बता रहे हैं, रवीना के बारे में। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अर्थात जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा वो सब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा वो ऑब्जेक्ट। सिंपल से लैंग्वेज में आप लोग इसे याद रख सकते हैं। वर्ब कॉम्प्लीमेंट, वर्ब कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, वर्ब वाला हो जाएगा। दिस इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इट मे बी ए नाउन, प्रोनाउन ऑफ वर्ड, वर्ड ग्रुप एक्टिंग एज नाउन। पैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, माई डेजर्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब गेव है यहाँ पर। इस बात का भी ध्यान रखना सीखें कि भाई सब्जेक्ट क्या है। अब ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये अपनी वर्ब हो गई, ये क्या हो गया, अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रेजेस की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट लैक्स अ सब्जेक्ट और ए प्रेडिकेट और बोथ एंड दैट एक्ट एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। क्लोजेस की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, उसको क्लोजेस के नाम से जानते हैं। और क्लोजेस की बात करें तो क्लोजेस देखो एक मैन होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट होता है। इनके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे इसके पर्टिकुलर टॉपिक्स में, जब हम लोग क्लोजेस का स्पेशल स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर अपन लोग देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कि भाई इसमें हमें देखो सब्जेक्ट भी देखना है, वर्ब, प्रेडिकेट, नॉमिनेटिव्स एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव इत्यादि के बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप इजी वे से कर सकते हो। देखिएगा इट द वुड्स द रेन। अब यहाँ पर हम लोगों को ये चूज करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, इसके बारे में अपन लोग चर्चा कर सकते हैं। जैसे सुमन विल बी वेटिंग फॉर यू एट द मेल। यहाँ पर सुमन है, सीधा सीधा है सुमन, यानी कि हम किसके बारे में कह रहे हैं स्टेटमेंट, सुमन के बारे में। तो सुमन सब्जेक्ट हो गई, यहाँ पर ये क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई। तो इसी तरीके से इसमें देखिएगा द रेकलेस ड्राइवर। अब ये रेकलेस ड्राइवर एक साथ है, तो ये अब किसका, यानी कि जो अपन आगे का स्टेटमेंट कह रहे हो किसके बारे में है, रेकलेस ड्राइवर के बारे में। सो दैट ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हिट ये हमारी वर्ब हो गई। अब यहां पर डीओ भी लिखा हुआ है, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट किया गया शॉर्टकट में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पिक, ठीक है। और ये वापस से स्टूअर्ट क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो कहने का तो सबसे पहले हमें यही फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, इसमें प्रेडिकेट कौन सा है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर ये फाइंड आउट करने लग जाएंगे तो आगे हमें काफी हेल्प मिलने वाली है। सो इस तरह की एक्सरसाइज पे हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर द पुलिसमैन लिखा हुआ है, तो ये हमारा सिंपल सा सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर ये स्टॉप्ड है, स्टॉप्ड क्या है, वर्ब हो गई। और अगर इसी को हमें दो भागों में डिवाइड करना होता, लाइक ऐसे कि इसमें हमें सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंडिकेट करना होता, तो यहाँ पर देखिएगा ये सब्जेक्ट जो था ये पार्ट अलग चला जाता और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट था वो अलग चला जाता। अर्थात ये सब्जेक्ट हो जाता और बाकी का हमारा भाग क्या हो जाता, प्रेडिकेट हो जाता। अब यहां पर देखो द मैन एंड वुमेन, अब ये दोनों एक साथ आए कंबाइंड में, तो ये क्या है, सब्जेक्ट के रूप में। इधर फिर ये स्टॉप्ड आ गया, ये क्या है, वर्ब है। अब ये ऐसा नहीं है कि एक वाक्य में है, सिर्फ जो वर्ब है वो एक ही बार आएगी। अगर ऐसा दिमाग में है तो इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिएगा, क्योंकि वर्ब तो जिस तरीके से हमारा सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि सेंटेंस की अगर लेंथ ज्यादा है तो वर्ब को रेपिटेशन होगा कि नहीं होगा। सो इस बात को तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो। तो यहां पर फिर से ये हेल्प जो है, यहां पर
वर्ब है, तो हमें फिर इंडिकेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हमारे टॉपिक पर आते हैं कि आज जो हमारी शुरुआत हो रही है वो शुरुआत के टॉपिक्स के करते हैं। जैसा कि आपके एसएससी बैंक की बात करें तो इनमें एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर। अदरवाइज हम लोग टीचर की बात करें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर लिटरेचर से संबंधित बात करें तो उसमें अलग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। सीपीओ के एग्जाम्स की बात करें तो उसमें थोड़ा सा अलग लेवल को लेकर के उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आरएएस आईएएस की बात करें तो उसमें थोड़ा सा अलग लेवल पूछ लिया जाता है, किंतु रूल और रेगुलेशंस तो वही होते हैं। फॉलो भी हमें उसी तरीके से करना है, हमें रूल आना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से सवाल किया जाए। देखिएगा, अगर बात करें पार्ट ऑफ स्पीच की तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग इनको 7 मानते हैं, कुछ लोग इनको 8 मानते हैं, कुछ लोग इनको 9 मानते हैं। मगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा, कहने का मतलब आखिरी तक हम लोग अध्ययन करेंगे, ताकि कहीं भी आपको ऐसा ना लगे कि मेरा ये मिस हो गया और इसकी वजह से कोई क्वेश्चंस गलत हो गया। तो देखिएगा, हम लोग यहाँ पर बात करें पार्ट ऑफ स्पीच की तो यहाँ पर देखिएगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये कितने हो गए? यहाँ पर हमारा टोटल मिलाकर के हो गए 9। ज्यादातर ये 8 ही माने जाते हैं, ठीक है, किंतु कई जगह हम लोग देखते हैं कि 9 भी माना गया है। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं हैं, किंतु हम सुविधा के अनुसार, हमें जब 9 में डिवाइड कर लेंगे तो हमें ज्यादा सुविधा रहेगी और आसानी से समझ में आएगा, इसलिए हमने यहां पर इसके 9 पार्ट्स बना दिए हैं। तो पहले पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग इसका, और पहला पार्ट है नाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो आगे के टॉपिक्स आपको बिल्कुल और बहुत ही तेज गति से समझ में आने लगेंगे। तो नाउन को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिनल वर्ड की कि ये कहां से आया वर्ड। तो इसके ओरिजिन वर्ड की बात करते हैं तो ये लैटिन वर्ड है, नोमेन वर्ड है, जिसका मतलब होता है नेम। तो इसका ये नोमेन वर्ड से बना है। काफी एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो फोकस कीजिएगा। एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच में नाउन लेट मिडल इंग्लिश, इनकी लेट आया है, और यहाँ पर लेट मिडल इंग्लिश की बात करें तो एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच से माना जाता है। और उत्पत्ति की बात करें तो लैटिन नोमेन वर्ड से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है नेम। सो कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इस वर्ड की उत्पत्ति किससे हुई, तो आप कहेंगे लैटिन वर्ड से हुई। लैटिन कौन से वर्ड से हुई? नोमेन वर्ड से हुई। और नोमेन का अर्थ क्या होता है? नेम। एक ही साथ 3-4 सवाल बनते हैं और एग्जाम्स में आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मिस नहीं करना। और अगर इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो इसकी बहुत इजी डेफिनेशंस है। डायरेक्टली हम कह सकते हैं नेमिंग इज कॉल्ड नाउन। नाम ही नाउन है। अब नाम किसी का भी हो सकता है, वो किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, या कोई आइडिया हो सकता है। ये सभी नाउन में समाहित है। अभी आप बैठे बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको भी आप लोग टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। आपके चारों तरफ जो भी विराजमान है वो सब नाउन है। तो नाउन अथाह है, और शॉर्टकट में इसको डिफाइन कर देंगे, नाम ही संज्ञा है। नेमिंग इज कॉल्ड नाउन। अब बात करते हैं कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं, नाउन के काइंड्स कितने हैं, इसको कैसे। अब ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन लोगों ने इसको डिफाइन किया है। कुछ लोग इसको टोटली 2 भागों में डिवाइड करके वहां तक सीमित करते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल के रूप में। कुछ लोग हैं जो इनको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब एक पेचीदा सवाल है, मगर मेरा सवाल ये है, अगर आप किसी कैंडिडेट से मिलने जाते हैं और वो कैंडिडेट 3 स्टोरी मंजिल बनी हुई है वहां पे रहता है, 3रे माले पे रहता है वो, आप अचानक उसका रास्ता नहीं जानते, वहां बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, मगर 2 मंजिल की सीढ़ियों पर जाकर वापस आ जाते हैं, तो उस बंदे से आपकी मुलाकात नहीं हो पाती। किंतु अगर आप 2 कदम और आगे बढ़ाते, कुछ सीढ़ियां और क्रॉस करते और ऊपर जाते, तो शायद उस बंदे से मुलाकात हो जाती। मेरे कहने का मतलब है, हम नाउन के 2, 3 या 4 नहीं, कंप्लीट जो स्टैंडर्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग बने हुए सारे पढ़ेंगे, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए और आसानी से आपको समझ में आ जाए। इसलिए हमने इसका क्लासिफिकेशन कर लिया है। हमारा फॉर्मूला है, यहां पर आप इस फॉर्मूले का फॉलो कर सकते हैं। ACCPM हमारा फॉर्मूला है, यानी कि हमारे PM के पास में AC 2 है, यानी कि AC 2 है।
एक तो पीएम, तो पी एम ए सी और सी दो और है, यानी कि दो ए सी हो गए। तो यहां पर बात करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया ए ट्रिपल सी पी एम, अर्थात हमने इसको डिवाइड जो किया है वो 6 भागों में डिवाइड किया है, ताकि आपको इजी वे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए से। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि लव क्या होता है, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है एकदम से। अगर मैं कहूं हेट क्या होता है, मैं कहूं कि अब फियर क्या होता है, ऑटोमेटिकली आप लोग जवाब देने में थोड़ा सा घूम जाएंगे कि क्या होता है लव, यानी कि फीलिंग्स। आप देखिएगा कि फीलिंग्स होती हैं सिर्फ, मगर आपके सबके अलग अलग जवाब आएंगे। अब कभी लव को आपने छुआ, टच किया उसको कभी, या फिर कहने का मतलब उसको देखा, सिर्फ हमने महसूस किया। नफरत को अभी दिन के अगर 12 बज रहे हैं या नाइट अगर मिड नाइट हो चुकी, चलिए 12 के लमसम बजे हुए हैं, अचानक से एक माइंड में एक नया विचार आ जाता है। अगर अपन लोग ऑन द वे हैं, अचानक चौराहा आता है और अचानक हमारे दिलों में ये लगने लगता है कि शायद क्या होगा, एक अचानक सा एक डर महसूस होता है। तो डर को देखा तो नहीं ना उसको छुआ, किंतु एक जो फीलिंग्स आई ना, तो हमने उसको सिर्फ फील किया। तो दुनिया की ऐसी सारी तमाम चीजें या हमारे आसपास या चारों तरफ विराजमान वो सब चीजें जो सिर्फ और सिर्फ महसूस की जा सकती है, ना तो उन्हें हम लोग देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। वो सब की सब चीजें क्या कहलाती है, ए, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। कई बार कहते हैं ना भावनाओं को समझो, तो वो सारी भावनाएं आपको यहीं पर निकाल देनी है, अर्थात वो सारी भावनाएं किस में चली जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चली जाएंगी। सो गाइस, जहां हम लोग बात कर रहे हैं, देखिएगा अगर एग्जांपल्स की बात करें तो गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, लाफ्टर, थॉट, हेट्रेड, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, पॉवर्टी, डेथ, ब्यूटी, ट्रूथ, ट्रस्ट, मोटिवेशन, एंगर, चैरिटी, इमेजिनेशंस एंड सो ऑन। ये सारी की सारी जो चीजें हैं। और इसके अलावा अगर अपन लोग बात करें तो नेम्स और आर्ट्स एंड साइंसेस, ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री एटसेट्रा, ये भी हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रहती है। क्योंकि देखिएगा हम लोग इनको सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम इनको फील कर सकते हैं। कैन नॉट सी, टच, स्मेल और टेस्ट, ऑल दिस कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो सिंपल सी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा ये जी। वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग इसे समझ सकते हैं। अब बात करें सी, तो सी से होता है कॉमन नाउन। अब कॉमन को आप लोग एक बार कहने का मतलब एक तरह से कास्ट से ले लीजिएगा, यानी कि जाति विशेष से ले लीजिएगा। मैं जाति मानव इस जाति की बात नहीं कर रहा जो जातियों में बटी हुई है, मैं यह कह रहा हूं एक विशेष जाति की बात कर रहा हूं। जैसे अगर मुझे किसी को पुकारना है और अब मैं किसी एक कैंडिडेट का नाम लूं, 2 मिनट के लिए हम क्लास चैम्बर में इतने सारे स्टूडेंट्स अभी बैठे हुए हैं सामने। अब स्टूडेंट्स में अगर मैं किसी एक लड़के को बुलाना चाहता हूं तो मुझे उसका नाम अनाउंस करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि राहुल, किंतु अगर मुझे सभी लड़कों को बाहर निकालना है या उनसे सिर्फ लड़कियों को छोड़कर, यानी कि गर्ल्स को छोड़कर सिर्फ बॉयज से ही कोई काम लेना है, तो मैंने कहा बॉय। तो जो बॉयज अगर मैंने बोला तो बॉय क्या है, जाति को इंडिकेट कर रही है, यानी कि उसमें सारे लड़के आगे जितने भी वो बैठे हुए थे। अगर मैंने सिर्फ मुझे लड़कियों से को इंडिकेट करना है तो मैंने अकेला गर्ल यूज किया, उसमें लड़की जाति आ गई। अर्थात जाति विशेष को जो इंडिकेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉमन। जैसे गर्ल, बॉय, सिंगर, ब्रदर, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें तमाम चीजें हैं जो एक पर्टिकुलर चीज को शो कर रही है। अब वो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष से ही नाम हो, ये चाहे व्यक्ति से संबंधित जाति हो सकती है, कोई स्थानों का इंडिकेट कर सकते हैं, एनिमल्स को, थिंग्स को, और इवेंट भी हो सकते हैं। उन सभी को किस में लेने वाले हैं, कॉमन नाउन में। अब यहां पर अगली बात करेंगे अपन लोग फिर सी से कलेक्टिव नाउन, यानी कि अगला पहला अपना ए से एब्स्ट्रैक्ट बना गाइस, सी से कॉमन बना, और फिर हम लोग आगे बढ़े और वहां पर हमारा जो पार्ट आया वो आया सी, यानी कि कलेक्टिव नाउन के ऊपर चले गए। तो कलेक्टिव नाउन की हम लोग बात करना चाहेंगे यहां पर। कलेक्टिव यानी कि कलेक्ट करना क्या कहलाता है, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा।
2 मिनट के लिए आपके पास में ये आप लोग के पास में बैग रखा हुआ है, और यही जो बैग है इसकी आपने इसको इसमें से सामान निकालना चाहते थे, अचानक इसकी जिप जो है आपने जोर झटका दिया, जग दिया, और जग देते क्या हुआ, ये एकदम से टूट जाएगी ना। जब टूट जाएगी तो आपका सामान क्या होगा, स्कैटर हो जाएगा। अब उस सामान को आप छोड़ दोगे क्या, नहीं छोड़ोगे ना, उसको क्या करोगे, इकट्ठा करोगे। और इकट्ठा करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कलेक्ट करना। और जो कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट से क्या बन गया, कलेक्टिव बन गया। अब कलेक्टिव नाउन को हमें समझना यह है कि समूह है, किसी का भी हो सकता है, यानी कि समूह है कोई, हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब वो समूह है किसी का भी हो सकता है, चाहे वो व्यक्तियों का हो सकता है, चाहे वस्तुओं का हो सकता है, चाहे जानवरों का हो सकता है, चाहे किसी स्थान विशेष का हो सकता है। तो सब के सब तमाम चीजें किस में चली जाएंगी, कलेक्टिव नाउन में चली जाएंगी। जैसे देखिएगा अपन लोग बात करें यहाँ पे ए क्राउड ऑफ पीपल, तो ए क्राउड ऑफ पीपल हो गए, तो एक जो क्राउड होगी ये लोगों की भीड़, एक समूह को दर्शाएगी। अब यहां पर बात करें शेप ऑफ, यहां पर ये ग्रेन्स है, तो ये ग्रेन जो है तो ये हो गया अनाज, तो यहां पर ये अनाज का गट्टर हो गया। यहां पर बात करें हेड ऑफ केटल, तो पशुओं का झुंड हो गया कि नहीं हो गया। यहां पर बात करें क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तो ये तारों का समूह हो गया। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम लोग इजी वे से वर्ड्स को काम में ले सकते हैं और समझ सकते हैं। भाई अगर यहां पर पर्टिकुलर मैं बोलूं, किसी का नाम बोलता तो वो ग्रुप नहीं होता, किंतु यहां पर अपन ने बोला जैसे 2 मिनट के लिए हम लोग टीम देखते हैं, यहां पर टीम होती है। अब टीम क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई। अब जैसे एक एक बंदे को इकट्ठा किया गया, कोई मान लीजिएगा अभी हम लोग क्रिकेट टीम की बात करते हैं, कोई फास्ट बॉलर है, कोई विकेट कीपर है, कोई ऑलराउंडर है, कोई ओपनर बैट्समैन है, कोई वन डाउन है, कोई ऑलराउंडर है। अब इन सब को हम लोग एक एक नाम से थोड़ी इंडिकेट करेंगे, यानी कि सबको मिलाकर उन 11 खिलाड़ियों को मिलाकर के जो बना उसको क्या नाम दे दिया गया, टीम नाम दे दिया गया। अब यहां पर ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अभी हम लोग आर्मी की बात करते हैं। अब आर्मी में ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक कैंडिडेट एक ही वर्क करता है, किसी का काम क्या है, किसी का काम क्या है, मगर सब लोगों को इकट्ठा किया गया। अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, किंतु सब डिपार्टमेंट को मिलाकर के उन जो कैंडिडेट्स को इकट्ठा किया गया उन सबको नाम दे दिया गया आर्मी। वो कोई ये थोड़ी कहेगा कि मैं आर्मी के अंदर जीडी में हूं, या फिर मान लीजिएगा आर्मी के अंदर क्लरिकल में हूं, या ऑफिसर्स में हूं, या उसमें हूं। सब लोग क्या कहेंगे, आर्मी। हम लोग उसको आर्मी मैन के नाम से ही जानते हैं। तो आर्मी क्या हो गया, यहां पर कलेक्टिव नाउन को इंडिकेट कर रहा है। और कलेक्टिव नाउन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आपको याद भी करना पड़ेगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आपको एक कॉम्बिनेशंस बना करके इन वर्ड्स को फोकस करना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, कलेक्टिव नाउन्स जब यूनिट को दर्शाती हैं, यानी कि एक ही भाव को दर्शाती हैं, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब इनके साथ काम में ली जाती है, इतना भी जरूर याद रखेगा। यहां पर देखिएगा ए नेट ऑफ एंड्स हो गया, तो ये चींटियों का, ये यहां पर अपन लोग बात कर रहे थे, तो ये क्या हो गया, यहां पर चींटियों का झुंड हो गया, ठीक है। बंडल ऑफ क्लॉथ्स, तो कपड़ों का हो गया। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो पक्षियों का झुंड हो गया। ट्रूप ऑफ डांसर, तो ये किसका हो जाएगा, जो नृत्य करने वाले लोग होते हैं उनका। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा हो गया। अब इस बातों का आपको ध्यान रखना है। कई बार आप लोग क्या करते हैं कि हर जगह आप कहीं ट्रूप डाल देंगे, हर जगह कहीं बंच डाल देंगे, अलग अलग। देखो यहां पर पक्षियों के लिए फ्लॉक यूज हुआ है, डांसर्स के लिए ट्रूप यूज हुआ है, इधर की के लिए बंच यूज हुआ है, यहां बुक्स के लिए पाइल यूज हो रहा है, लाफ्टर्स के लिए पील यूज हो रहा है, शॉर्ट्स के लिए वोली यूज हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात इस कलेक्टिव नाउन में ये याद रखने वाली है कि हम किसके लिए क्या ले रहे हैं वर्ड काम में। अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा तो एग्जाम्स में आपका क्वेश्चंस बिल्कुल भी सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको फोकस करना है कि अगर लोगों की भीड़ होगी तो उसको क्राउड कहेंगे, अनाज वाले के लिए शेप ऑफ ग्रेन्स यूज ले रहे हैं, हर जो मवेशी होते हैं उनके लिए हर्ड काम में ले रहे हैं, अगर सितारों का समूह है तो उसके लिए क्लस्टर काम में ले रहे हैं, ठीक है। कपड़ों का गट्टर है तो उसके लिए बंडल ले रहे हैं, पक्षियों का है तो उसके लिए फ्लॉक काम में ले रहे हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब यहां पर देखिएगा आपके सामने ये गोलियों की, यहाँ पे वोली लगातार अपन ने 4 वर्ड काम में लिए हैं। यहाँ पर वोली ऑफ एरोस लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, बाणु का हो गया समूह। इधर वोली ऑफ स्टोन्स, तो इसमें क्या हो गई, इधर बाणु की बरसात हो गई वोली,
और इधर वॉली ऑफ स्टोन्स तो पत्थरों की बरसात हो जाएगी, वॉली ऑफ मिसाइल्स तो मिसाइल्स की हो जाएगी। तो कहने का मतलब इस वर्ड्स को कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना ही होगा, तभी जाकर के आप लोग इसको सही तरीके से कर पाएंगे। ये एक दो वर्ड थोड़ा रिपीट हो गए, कोई बात नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा इसका। तो देखिएगा कलेक्टिव नाउन का जहां तक है इजी वे से समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन को हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं, और इस पे थोड़ा सा फोकस भी करना है, हमें थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। यहां पर हम लोग कंपाउंड नाउन की अब एक और सी बच गया, कंपाउंड नाउन। मोस्टली इसके रूल्स तो हमें बताए जाते हैं, मगर कंपाउंड नाउन के बारे में अक्सर क्लास चैम्बर में चर्चा नहीं की जाती। और आपको बताना चाहूंगा कि कंपाउंड नाउन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन है आपके लिए। इसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आप काफी सारे मिस्टेक्स आप लोग कर बैठोगे, क्योंकि इसमें सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट चलने वाले हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है। देखिएगा कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित, यानी कि जब दो नाउन एक साथ आ जाती हैं तो वो क्या कहलाती है, कंपाउंड नाउन कहलाती है। तो कंपाउंड नाउन में देखिएगा जैसे अपने हम लोग वर्ड काम में लेते हैं, मदर इन लॉ, वाटर बोतल, या फॉरगेट मी नॉट, या फिर चेंजिंग रूम, या फिर हम लोग मैन सर्वेंट इत्यादि वर्ड काम में लेते हैं। अभी हम लोग इजी लैंग्वेज से समझना चाहे तो हम जब सुबह की शुरुआत करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं। तो टूथ और ब्रश दोनों क्या है, नाउन है, किंतु एक साथ आ गई तो किस में चली जाएगी, कंपाउंड नाउन में। तो भी क्लियर। और हम अगर इसी के बारे में चर्चाएं करें, टूथ ब्रश जो होता है उस पर क्या लगाते हैं, टूथ पेस्ट। तो टूथ भी क्या है, नाउन, और पेस्ट भी क्या है, नाउन। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। हम लोग पेन काम में लेते हैं, फाउंटेन पेन होता है, तो फाउंटेन प्लस पेन, तो फाउंटेन भी नाउन और पेन भी नाउन, तो ये भी क्या हो गया हमारा, कंपाउंड नाउन हो गया। तो इस तरीके से हमें इनको याद करना है। अब बात करते हैं आगे पी से प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन से हम लोग इसको पर्सनल के रूप में भी याद रख सकते हैं, कि जब पर्सनल यानी कि इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, मैंने अभी बताया था कि एक कॉमन होता है और एक पी, दोनों में अंतर होता है। कॉमन में जैसे अभी क्लास चैम्बर्स की बात चल रही थी, अगर मुझे किसी ग्रुप को इंडिकेट करना था, अगर मुझे सिर्फ गर्ल्स को इंडिकेट करना था तो मैंने गर्ल्स बोला, बॉयज को करना था तो बॉयज बोला, तो वो तो क्या पूरी जाति को बोध कर दिया। किंतु मुझे किसी एक को यानी कि सिंगल पर्सन को कैंडिडेट को बुलाना है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो प्रॉपर नाउन में रहेगा। यानी कि स्थान का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है, ठीक है, या वस्तु का भी हो सकता है। अब मुझे क्लास में से सिर्फ राज को बुलाना है तो मैं सिर्फ राज का नाम बोलूंगा, तो राज यहां क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। या फिर मुझे डोना को बुलाना है तो मैंने कहा डोना। यहां पर मैंने बॉयज और गर्ल्स तो यूज नहीं किया ना, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स किस में चले जाते हैं, कॉमन नाउन में। और यहां पर मैंने कहा राज या मैंने कहा डोना, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, यानी उनका व्यक्तिगत, यानी वो पर्सनल नाम हो गए उनके। जैसे इंडिया, तो इंडिया किस में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। राजस्थान, राजस्थान क्या है, नाम है, ठीक है। टाटा टी, टाटा टी क्या है, नाम। सोनी टेलीविजन। तो देखिएगा इस तरीके से दिनेश, मेगा, ये सारे के सारे जो यानी कहने का मतलब नाम जो होते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान किसी के भी हो सकते हैं, सब प्रॉपर नाउन का हिस्सा रहेंगे। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा अंतर है, इसको जरूर याद रखें। अब हमारा लास्ट आता है एम। एम से होता है मास्टर, और मास्टर किसी भी चीज का हो सकता है। देखिएगा बैंड बजाने वाला भी मास्टर होता है, जो कपड़े सिलने वाला भी मास्टर होता है, स्कूल में पढ़ाने वाला भी मास्टर होता है। तो कहने का मतलब एम मास्टर है, और मास्टर किसी का भी हो सकता है, इसीलिए एम से बना है मटेरियल नाउन, अर्थात इसमें कई चीजों का समावेश होता है। पदार्थवाचक, इसमें तीनों चीजें आ जाती है, ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों की तीनों चीजें इसमें चली जाती हैं, और ये क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। तो इसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों का समावेश होता है। अब हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर आयरन, वूल, गोल्ड, अलग अलग चीजों को इंडिकेट कर रहे ना। मिल्क है तो मिल्क किस में चला जाएगा, मटेरियल नाउन में चला जाएगा। वाटर है, अब इधर देखिएगा ये गोल्ड है, ये कॉपर है, तो कहने का मतलब ठोस, द्रव या गैस, ये तीनों के तीनों रूप किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में आएंगे। तो गाइस मुझे जहां तक लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा ACCCPM से आपको इसे याद रखना है।
आपको सिंपल सा याद रखना है कि जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को व्यक्त करना है, अर्थात जो सिर्फ महसूस की जा सकती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रहती है। जो कहने का मतलब एक ग्रुप विशेष को इंडिकेट करेंगी वो कॉमन हो जाएगी। जिसमें किसी चीज का इकट्ठा किया जाए, अर्थात पहले तो हम लोग किसी जाति विशेष को बात करें, किसी जाति विशेष को इंडिकेट करें, वो कॉमन है। और अगर वही किसी ग्रुप को इकट्ठा करने की बात की जाए, कोई ग्रुप को इंडिकेट करती हो, तो वो किस में चली जाएगी? कलेक्टिव में चली जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन ने देखा आर्मी है, टीम है, जूरी है, ये सारे के सारे कलेक्टिव में चले जाएंगे। और अगर फिर अपन लोग बात करें तो दो नाउन एक साथ आए तो कंपाउंड हो जाएगी, लाइक फाउंटेन पेन हुआ, लाइक मदर इन लॉ हुआ, लाइक मैन सर्वेंट हुआ, ये सब के सब कंपाउंड में चले जाएंगे। फिर बात करें अगर व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का नाम हो या कोई स्थान का नाम हो इत्यादि को इंडिकेट करेगा तो प्रॉपर में चला जाएगा। जैसे अपन ने अभी एग्जांपल लिया, इंडिया हो गया, राजस्थान हो गया, या जैसे राज हो गया, जैसे डोना हो गई। और मटेरियल की बात करें तो इसमें तीनों चीजें आ जाएंगी, ठोस, तरल और गैस। अब देखिएगा इसी को हम दो भागों में डिवाइड करने वाले हैं। अभी तक तो हमने इसके 6 रूप पढ़े थे, किंतु अब हम इनको सिर्फ 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो इसका दूसरा जो मैंने बताया था शुरू में, इसका क्लासिफिकेशंस कर देंगे तो वो हो जाएगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिसे गिन सकते हैं, लाइक बुक, जो पुस्तक होती है उसको गिना जा सकता है, पेन है, एप्पल है, बॉय है, डॉक्टर को गिन सकते हैं। किंतु क्या हम दूध को गिन सकते हैं, ऑयल को गिन सकते हैं, गोल्ड को गिन सकते हैं, ऑनेस्टी को गिन सकते हैं? नहीं ना। तो कहने का मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल में चली जाएंगी, और जिनको गिन सकते हैं वो काउंटेबल में चली जाएंगी। आप देखिएगा ये तो सिर्फ थे नाउन, मगर नाउन यही कंप्लीट नहीं होता। नाउन का हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। दूसरा जो स्टेप होता है उसका नाउन जेंडर होता है, और उसका थर्ड स्टेप जो होगा वो नाउन नंबर्स होगा। उसके बाद जाकर के हमें हमारे नाउन को हम लोग अंतिम रूप देंगे कि अब नाउन हम लोग काफी हद तक जा चुके हैं। तो देखिएगा अगर जेंडर की बात करें तो जेंडर किसको इंडिकेट करता है? हमें सेक्स के बारे में बताता है। और हम लोग अगर जेंडर की बात करें तो ये इसकी जो उत्पत्ति हुई वो लैटिन वर्ड जीनस से हुई है, जिसका मतलब होता है बर्थ, फैमिली, नेशन। और ओल्ड फ्रेंच में जेंडर की बात करें तो ये जनरल वर्ड से बना हुआ है, और लैटिन वर्ड जीनस जो अपन ने अभी डिस्कस किया ही है, जिसका अर्थ बर्थ या फैमिली से होता है। इसको गाइस इसलिए भी ध्यान में रखना, आपकी एग्जाम्स का जब आप लोग एग्जाम में अपियर होते हैं, एट दैट मोमेंट आपसे पूछा जाता है ओएमआर शीट जब आप लोग फिलअप कर रहे होते हैं, और आप लोग सेक्स के बारे में आप लोग भूल जाते हैं कि आपका कौन सा सेक्स है। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मिस्टेक कर बैठते हैं बिकॉज ऑफ लैक नॉलेज अबाउट द जेंडर्स। सो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि कैसे किसको हमें कैसे अप्लाई करना है, ताकि कोई आपका मजाक नहीं उड़ाए। तो इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखें और अच्छे से इसको करना है। तो हम लोग जेंडर की बात करते हैं तो इसका भी अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। काफी जगह इसको 2 ही माना गया है, कई जगह 3 माना गया है। मगर वही बात, हम लोग कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं, कोई चीज मिस ना हो, क्योंकि हमें एग्जाम को फाइट ही नहीं करना, एग्जाम में टॉप रैंक में रहना है। तो प्रत्येक बात की स्टडी करनी है। तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला क्रिएट होने वाला है वो है FMNC, यानी कि हमारा जेंडर का फॉर्मूला क्रिएट हुआ FMNC। तो FMNC की बात करें गाइस तो बहुत सिंपल है, इजी वे से आपको समझ में आ जाएगा, मगर इतना आसान भी नहीं है जितना आप लोगों ने सोच लिया होगा। F से बनता है हमारा फेमिनाइन बनता है, और फेमिनाइन का मतलब इजी वे से तो हम लोग समझ सकते हैं स्त्री जाति का बोध करवाता है। मगर स्त्री जाति में कौन सी चीजें जो स्त्री जाति में रहती है, यह हमें ध्यान होना चाहिए। तो देखिएगा एक आपने बॉलीवुड मूवीज का सॉन्ग सुना होगा जिसमें आता है चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। देखिएगा तुमसे अच्छा कौन है उसको हटा दीजिएगा, मगर शुरू के जो 4 वर्ड आपने काम में लिए, कौन से? चांद, तारे, फूल, शबनम, इनको याद रखिएगा। अर्थात वो चीजें जो प्रजनन क्षमता को दर्शाती हैं, कोमलता को दर्शाती हैं, साथ ही सुंदरता को दर्शाती हैं, वो तमाम किस में रहने वाली है? फेमिनाइन जेंडर का हिस्सा बनने वाली है। तो फेमिनाइन की डेफिनेशन इतना ही नहीं रखना कि स्त्री जाति का बोध करवाए, अर्थात फेमिनाइन जेंडर सिर्फ स्त्री जाति का बोध करवाए। जो सुंदरता का, जो प्रजनन क्षमता का और जो कोमलता
इत्यादि को दर्शाती है वो तमाम किस में रहने वाली है? फेमिनाइन जेंडर में रहने वाली है। इसीलिए देखिएगा चांद है, चांद के बारे में क्या कहा जाता है कि ये चांद भी अजीब सितम ढाता है, बचपन में मामा और जवानी में सनम नजर आता है। तो चंद्रमा को किसका प्रतीक माना गया? सुंदरता का प्रतीक माना गया। तो ऑब्वियस सी बात है हम कहां पर चले जाएंगे? फेमिनाइन में। अगर बात करें यहां पर अपन लोग सीजन्स की, तो स्प्रिंग बसंत ऋतु की बात करें तो बसंत ऋतु में क्या होता है? फूल ही फूल खिलते हैं। तो किसका प्रतीक है? चारों तरफ मस्ती छा जाती है। बसंत ऋतु में चारों तरफ फूल ही फूल खिल रहे हैं, अलग से सुहावना, सब चीजें अच्छी लग रही हैं। तो हम लोग इसमें सुंदरता का प्रतीक है तो किस में ले गए? फेमिनाइन जेंडर में ले गए। तो कहने का मतलब हमें इन बातों को जरूर फोकस करना है। और यहां पर देखिएगा बाकी तो आप स्त्री जाति से रिलेटेड जो होगा वो सब इसी में रहेगा, जैसे वुमेन है, गर्ल है, क्वीन है, काउ है, बिच है, ये सभी के सभी फेमिनाइन में रहेंगे। अब एफ फेमिनाइन में है और एम इसका अपोजिट हो गया। एम क्या हो गया? इसका अपोजिट हो गया। तो सिंपल सा समझ में आ जाएगा, ये स्त्री जाति का बोध करवाता है और इसका किसका करवाएगा? एम से मेल अर्थात पुरुष जाति। तो ये पुरुष जाति का बोध करवाता है। मगर पुरुष जाति का मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो जिनसे हम अननोन है, फिर भी उनको पुल्लिंग में माना जाता है। तो इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है। कौन सा? जब हमने पहले कहा चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है, जब कोई चीज हमें पसंद आ जाती है तो उसे पाने की कोशिश होती है ना, मगर पाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो देखिएगा बॉलीवुड का दूसरा गाना आया इसी के बाद, और वो कौन सा था? उठा ले जाऊंगा तुझको तेरे घर से। तो उठा ले जाऊंगा तुझको तेरे घर से, इसमें कैसी भावनाएं झलक रही हैं? हिंसा की भावनाएं झलक रही है, झलक रही है ना, ताकत की भावनाएं झलक रही है। तो कहने का मतलब वॉयलेंस, स्ट्रॉन्ग, पावर, स्ट्रेंथ, पावर इत्यादि झलके, या फिर विगर झलके अर्थात उत्साह झलके, या ताकत या हिंसा बल का प्रयोग झलके। तो वो सब बातें भी यानी कि वो सब भी किस में रहने वाले हैं? मैस्कुलाइन जेंडर में रहने वाले हैं। अब बात करें यहां पर सन की, तो सूर्य क्या हुआ? सूर्य में तेज होता है ना, तो सन किस में चला जाएगा? मैस्कुलाइन जेंडर में चला जाएगा। और वैसे भी सूर्य को आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, सूर्य पुत्र कर्ण। तो सूर्य का पुत्र माना जाता है, कर्ण को सूर्य का पुत्र माना जाता है, इसलिए सूर्य क्या हुआ? मैल में चला गया। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखोगे तो कहने का मतलब फेमिनाइन और मस्कुलाइन जेंडर को इजी वे से आप लोग कर पाओगे। अब हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं, एक बार एन को छोड़ देते हैं, एक बार सी पे बढ़ते हैं। अब सी कहता है कि जो ना तो फीमेल है और ना मेल है, उसका क्या किया जाए भाई? यानी कि कहने का मतलब जो ना तो मेल है ना फीमेल है। यहां पर इस डेफिनेशन ऐसी होगी कि ऐसी चीजें या ऐसे जेंडर जिनसे हमें ये पता नहीं लगे कि वो मेल है या फीमेल है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स तो कुछ कहीं और ही चले जाते हैं तुरंत, वो हमें नहीं सोचना। कहने का मतलब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमें कंफर्म ये पता नहीं लग पाता कि वो लेडीज है या जेंट्स है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किसका सहारा लेते हैं? कॉमन जेंडर का लेते हैं। जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, और अभी आपको जैसे मैंने कॉल किया और फोन किया और अचानक फोन आता आपके पास, आपके पेरेंट्स आपसे जानना चाहते हैं कॉल किसका, तो आप लोग कहते हैं टीचर का कॉल है। तो टीचर से ये तो पता नहीं लग रहा ना कि जेंट्स है या लेडीज है। या मुझसे कोई अचानक पूछता है कि किससे बात हो रही है, मैंने कहा स्टूडेंट से बात हो रही है। तो यहां पर ये जो स्टूडेंट है इससे पता नहीं लग रहा ना कि स्टूडेंट लड़की है या लड़का है, नहीं पता लगा ना। तो कहने का मतलब जिससे ये पता ना लगे कि मेल और फीमेल है, वो उसको हम कॉमन जेंडर में ले जाएंगे। तो यहाँ पर अपन लोग बोलते हैं चाइल्ड है, बच्चा, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, वर्कर कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, कजिन दोनों के लिए यूज होता है, टीचर है, सर्वेंट है, कैंडिडेट हुआ, डॉक्टर हुआ, ड्राइवर हुआ, इंजीनियर हुआ, इन पेरेंट्स हुए। अभी आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह आपको कई बार स्कूल या कॉलेज वगैरह से लेने जाते हैं, या फिर आप लोग जहां इंस्टीट्यूट है वहां जाते हैं, तो आपके टीचर आपसे ये कहते हैं कि आपके पेरेंट्स आए, या फिर ये कहा जाता है आपके गार्जियंस आए हुए हैं, पर्टिकुलर तो नहीं बताया ना। तो कहने का मतलब ये सबके सब कॉमन जेंडर में रहेंगे। फिर बात करते हैं यहां पर एन से। एन का मतलब नो, नो का मतलब नहीं, अर्थात जिसमें जान ही नहीं है,
तो एन से हमने बना दिया न्यूटर जेंडर। और आप इसको इस तरीके से ध्यान रखना, एन का मतलब होता है नोट, अर्थात नहीं है। और नहीं क्या नहीं है? जान नहीं है। अर्थात निर्जीव वस्तुओं के लिए स्पेशली किसका प्रयोग किया जाता है? न्यूटर जेंडर का प्रयोग किया जाता है। जब जैसे स्कूल, टेबल, बुक, कार, रोप, गोल्ड, पेन और भी बहुत सारी चीजें। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ट्री को भी हम लोग है ना न्यूटर जेंडर में लेते हैं। अब आप कहना चाहोगे सर साइंस तो इसको सजीव मानती है। देखिएगा सच है कि ये सजीव माना जाता है, पेड़ सजीव माना जाता है, किंतु साहित्य इस बात में बिलीव करता है कि ट्री जो है वो मूव नहीं करता। क्या नहीं करता? मूव नहीं करता, वो एक जगह ही रहता है। इस वजह से इसको न्यूटर जेंडर में माना गया है। ठीक है, तो अब इजी वे से समझ में आ गया होगा। नाउन का फॉर्मूला ACCPM और जेंडर का फॉर्मूला हमारा क्रिएट हुआ FMNC, अर्थात फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। यहां पे देखिएगा कुछ लिस्ट दी हुई है, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि जो जेंडर चेंज करने के मामले में और क्वेश्चंस जो एरर वाले आएंगे उसमें आपको काफी दिक्कत आने वाली है। अगर आपको ये ध्यान में नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा अगर आपको याद रह जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। देखिएगा जैसे अब यहाँ पर एम इंडिकेट कर रखा है, अर्थात ये किसका प्रधानता दे रहा है? मस्कुलाइन को। और इसका हमें क्या बनाना है? फेमिनाइन बनाना है। तो अगर बैचलर की बात करें तो बैचलर वर्ड किसके लिए यूज होता है? बैचलर का मतलब कुंवारा अर्थात लड़का। और स्पिंस्टर ये वन वर्ड भी आता है कई बार, या मैड, इस में से दोनों हम लोग इसका फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। तो स्पिंस्टर होता है यानी कि वो लड़की जो ज्यादा उम्र की हो जाए और कवारी रहती है, तो है ना, अर्थात जो कवारी लड़की रहेगी उसके लिए अपन लोग स्पिंस्टर या मैड यूज करेंगे, और लड़के के लिए बैचलर। सिंपल सा आंसर हो गया। और स्पिंस्टर का कई बार वन वर्ड भी आ चुका है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। यहां पर ब्लग की बात करें तो ये क्या होता है? बादशाह होता है। तो है पर क्या हो गई? बाछी हो गई। अब ड्रोन की करें तो नर मक्खी होती है, तो इधर बी क्या हो गई? मादा मक्खी हो जाएगी। ये हो जाएगा ना, तो ये मक्खी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? नर हो गया। यहां पे जू की बात करें तो जू का मतलब होता है यहूदी, और अगर जूएस की बात करें तो यहूदिन हो जाएगी। विजार्ड की बात करें तो जादूगर, तो विच का मतलब जादूगरनी हो जाएगी। कहने का मतलब हमें इस तरीके से लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बना करके एक एक को हमें समझना है। तो यहां पर शेपर्ड क्या होता है? गडरिया। तो शेपर्ड का क्या हो जाएगा? शेपर्डेस हो जाएगा। अगर अपन लोग बात करें बेनिफैक्टर अर्थात दान देने वाला, तो बेनिफैक्ट्रेस दान देने वाली। इस तरीके से अपन लोगों को एक एक चीज को याद रखना है। ठीक है, अब देखिएगा कई बार आप लोग इन सब के बारे में तो ध्यान रखते हैं, मगर कंटिन्यू और आपके हैबिट में होने के बावजूद इस वर्ड का ध्यान नहीं रखने, आप लोगों को ध्यान नहीं रह पाता। तो ऐसे वर्ड्स को आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखने हैं। जैसे जो टीचर पढ़ाता है, अर्थात आपके घर पे कोई टीचर पढ़ा रहे हैं उसको ट्यूटर बोलते हैं, कोई टीचर पढ़ाने वाला है। और अगर यहां पर अगर मेल पढ़ा रहा है तो कौन? एम पढ़ा रहा है तो ठीक है, किंतु यहां पर अगर कौन पढ़ा रहा है? एफ पढ़ा रहा है, अर्थात एफ पढ़ा रही है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? गवर्नेंस। इतना ध्यान रखिएगा, यानी कि शिक्षक और शिक्षिका, इतना ध्यान रखना। देखिएगा सबसे पहले हम लोगों ने नाउन में स्टडी की थी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, फिर नाउन जेंडर्स के बारे में डिस्कस किया, किंतु यहां तक हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ। उन दोनों को मिलाकर के, उन दोनों का जो हमने जितना पढ़ा है, उन सब के ऊपर जो राज करने वाला है, जो हमें ज्यादा रिक्वायर्ड है, वो क्या है? नंबर्स। और नंबर्स की बात करें तो मैं यहां आपके कपड़े और जूतों के नंबर्स की बात नहीं कर रहा, या नाउन नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो नाउन नंबर्स कितने होते हैं? सिर्फ 2 होते हैं। कौन कौन से? एक एस और दूसरा पी। एस से बनता है सिंगुलर और पी से प्लूरल बनता है। सिंगुलर का मतलब एक, सिर्फ और सिर्फ एक, और एक से ज्यादा हो गए तो कितने हो गए? 2 हो गए, और 2 होते किस में चले जाएंगे? प्लूरल में चले जाएंगे। तो सिंगुलर की बात करें तो मैन, बॉय, वुमेन, चाइल्ड, किंतु इसी की प्लूरल की बात करें तो इसी का हम प्लूरल रूप बना देंगे, मैन, बॉयज, वुमेन, चिल्ड्रेन। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको किस में दे दिया? प्लूरल फॉर्मेट में बना दिया। मगर यहां से सिंगुलर और प्लूरल समझ लेने से हमारा काम नहीं चलने वाला, हमें रूल्स का फॉलो करना है कि इनको हम लोग कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिएगा सिंगुलर यानी कि हम लोग
प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएं सिंगुलर से, यानी कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएं, ये बेहद और बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो नाउन और जेंडर के साथ फिर इनका यूज जो होगा वो ये भी पूछा जाएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। देखेंगे इनकी ज्यादा रूल्स नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो कि कुछ वर्ड जो होते हैं उनमें सिर्फ एस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? एस। जैसे अपन ने जॉय है तो जॉय के सिर्फ अपन ने एस जोड़ करके इसका प्लूरल बना दिया, चेयर है इसके एस जोड़ के चेयर्स बना दिया, पियानो के एस जोड़ के पियानोज, रेडियोज। किंतु कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लोग ईएस जोड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आप लोग कई बार मिस कर जाते हैं, ध्यान रखना। तो इसको सिंपल सा है कि जिन शब्दों के अंत में क्या आता है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड आए तो हम लोग क्या जोड़ते हैं? ई एस। अदरवाइज हम लोग सिंपल रूप में एस जोड़ते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा ग्लास है, ग्लास के अंत में क्या आ रहा है भाई? डबल एस आ रहा है ना, और यहां पर हमारा रूल कहता है कि डबल एस आएगा तो हम क्या जोड़ने वाले हैं? ई एस, तो हम प्लूरल बना देंगे तुरंत, यानी कि ग्लासेज हो गया। अगर नियम याद है तो आपको ये बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हीरो लिखा हुआ है, अंतिम वर्ड, अंतिम जो लेटर है वो क्या है? ओ, और हमारा नियम कहता है कि ओ आएगा तो ई एस जोड़ेंगे। सो सिंपल, हीरो के लास्ट में अपने ई एस और जोड़ दिया, इको में लास्ट में ओ आ रहा है, ई एस जोड़ दिया, मैंगो लास्ट में ओ आ रहा है, ई एस जोड़ दिया, सिंपल हो गया ना। किंतु यहां पर देखिएगा बॉक्स आ रहा है और यहां पर हम लोग इसकी एक्स की फोकस करें तो यहां पर एक्स लिखा हुआ है ना अपना, तो यहां पर एक्स को यूज करेंगे तो भी अपन लोग ई एस जोड़ेंगे तो बॉक्सेज हो गया। ठीक है, तो इजी वे से समझ में आ गया होगा, इतना ही ध्यान रखना है। एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड आएगा तो ई एस, अन्यथा सिर्फ एस। देखिएगा किंतु कुछ वर्ड है ना जो ओ से होते हैं, किंतु ओ से उनका समापन होता है किंतु फिर भी एस जोड़ते हैं। ऐसे वर्ड तो आप स्पेशल याद रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम तो सिर्फ एक ही नियम का फॉलो करते हैं और उस नियम का फॉलो करते करते आगे आप लोग दिक्कत कर देते हो, फिर गलत हो जाता है, फिर कहते हो नियम पढ़ा था। बिल्कुल करेक्ट, आपने नियम पढ़ा है, किंतु नियम के नीचे जो नोट लिखा हुआ है ना इसको पढ़ना कभी ना भूलें, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे सैलो है, ओ तो जुड़ा हुआ है किंतु हमारी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है इसमें अपन लोग सिर्फ ऐसे ही लगाते हैं, यानी कि ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे कि एस जोड़ना है। ठीक है, डिस्को है, इसमें भी सिर्फ एस जोड़ेंगे, हेयर डू है, लोगो है, फोटो है, पियानो है, तो ऐसे अपन लोग सिर्फ एस जोड़ेंगे। ठीक है, और ये फोटो वाला तो 3-4 बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसका स्पेशल ध्यान रखना आप लोग। देखेगा कुछ जो वर्ड होते हैं ना जिनके क्या आते हैं, या तो एफ आएगा, तो एफ आएगा तो एफ को अपन लोग किस में चेंज करेंगे? वी में, और लास्ट में ई एस और जोड़ देंगे। या अपन लोग ये भी कह सकते हैं एफ को हटा करके उसकी जगह वी लिख देते हैं और प्लस में ई एस और जोड़ देते हैं, ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं, एक ही बात है। जैसे अब ये लिखा हुआ है हाफ, हाफ में लास्ट में क्या आ गया? एफ, तो इसको हटा दो और इसकी जगह तो वी ले लिया और ई एस और जोड़ दो। ठीक है, तो क्या हो गया? हाफ का हाउस। यहां पर देखिएगा फिर एफ आ गया, इसमें भी ऐसा ही कर दो। यहाँ पे वॉल, इसमें भी ये लो वी एस कर दिया। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसा भी कह सकते हो, अगर किसी शब्द के अंत में एफ आ रहा है ना तो अपन को एफ को हटा देना है, उसकी जगह वी ई एस काम में लेना है। डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हो या ऐसा भी कह सकते हो, एफ की जगह वी प्लस में ई एस और जोड़ेंगे, तो एक ही बात है। ठीक है, और ये वाला जो है इसका हाफ का, और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसकी सेल्फ की, इनके बारे में 2-3 बार से कहने का मतलब थोड़ा सा डीप स्टडी कीजिएगा। हर एग्जाम्स में ज्यादातर 2-3 एग्जाम्स के बाद में ये एग्जाम्पल्स लगभग पूछा जाता है। और इधर देखेगा अगर इसके अलावा क्या आ जाए, एफ या एफ ही आ जाए, क्या आ जाए? एफ या एफ ही आ जाए, ऊपर वाले नियम का ही सब्स्टिट्यूट है, नीचे एफ आएगा तो भी और एफ ही आएगा तो भी वही किस में चेंज करना है? वी, और क्या जोड़ना है यहां पर? एस, कौन? ई एस, यानी कि सेम रूल है ऊपर वाला और नीचे वाला, तो हम दोनों को एक साथ भी याद कर सकते हैं। एफ आए या एफ ही आए तो भी क्या करते हैं? वी ई एस। जैसे वाइफ है तो वाइफ में हमारा क्या होगा? ये एफ ही आ गया, इसको तो हटा दो और यहां पर क्या जोड़ दो? वी ई एस जोड़ दो। लाइफ में एफ ही को हटा दो, वी ई एस जोड़ दो। नाइफ है, एफ ही को हटा दो, वी ई एस जोड़ दो, तो हमारा क्या बन गया इधर? वाइफ, वाइव्स, लाइफ, लाइव्स,
नाइफ, नाइव्स। समझ में आ गया? देखेगा तो आगे बढ़ते हैं। किंतु कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, देखेगा ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सपेक्शंस बहुत ज्यादा है इंग्लिश में। तो जो आपको नोट लगा करके लिखा हुआ मिले ना, उसको आपको ज्यादा पढ़ना है, इतना ध्यान रखना। तो यहां पर हम लोग अगर इसकी चर्चा करें तो देखेगा यहां पे लिखा हुआ है हाउ, कि कुछ के अंत में ऐप तो होता है, किंतु सिर्फ हम लोग ऐस ही जोड़ते हैं। यानी कि कहने का मतलब ऐप, सारे वर्ड ऐसे नहीं है जिनमें ऐप या आ गया तो हम लोग सबको ही हटा करके वी एस लगाएंगे। कुछ वर्ड ऐसे भी हैं, और ऐसे वर्ड्स को ज्यादा फॉलो करना है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे वर्ड ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अभी देखो आपके सामने लिखा हुआ है, पहला ही वर्ड लिखा हुआ है, तो यहां पर इसमें देखो ऐप होने के बाद भी अपन ने सिर्फ एस जोड़ा है, यहां पर भी देखेगा यही जोड़ा है, यहां पर भी सिर्फ अपन लोग क्या जोड़ेंगे, एस ही जोड़ेंगे। यहां पर भी सिर्फ अपन रूप के साथ भी क्या जोड़ने वाले, एस ही जोड़ने वाले। फिर होता है कि कुछ नाउन ऐसा होता है जो कहने का मतलब जिनका अंतिम शब्द क्या होता है, वाई होता है। क्या होता है, वाई। किंतु वाई से पहले क्या आ जाए, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट और वावल्स तो समझते हो ना, यानी कि वावल्स आई, ई आई, ए ई आई ओ यू, ये 5 है, ये वावल्स है। इनको छोड़ करके बाकी के क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ गया तो अपन लोग वाई को तो क्या करेंगे, हटा दो, हो गया। और क्या जोड़ दो, आई ई एस, या यूं कह सकते हैं कि वाई की जगह आई और लास्ट में ई एस जोड़ दो, एक ही बात है ना। दोनों तरीके से अपन समझ सकते हैं। तो यहां पे ये लिखा हुआ है पॉपी, यहां पे देखेगा इसमें वाई है और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो वाई को तो हटा दो और आई एस जोड़ दो। इसमें भी ऐसा ही है, पैनी में तो वाई को हटाया, आई एस जोड़ दिया, पैनिज हो गया। फ्लाई में भी ऐसा ही है, तो फ्लाइज हो गया। स्पाई में है, पहले कॉन्सोनेंट है, स्पाइजेज हो गया। किंतु देखेगा दूसरा इसी का नियम एक और बनता है। क्या नियम बनता है कि अगर कॉन्सोनेंट नहीं हो, क्या नहीं हो, कॉन्सोनेंट नहीं हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये आ गया, बॉय आ गया, या मान लीजिएगा टॉय आ गया। अब देखेगा या अंत में वाई तो है, किंतु वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, बॉयज, टॉयज। ठीक है। आप देखेगा कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह अलग ही रूल्स का फॉलो करते हैं, जो अपवाद में आते हैं। कुछ तो कहने का मतलब विदेशी वर्ड है, फॉरेन के ऐसे कैसे वर्ड है जिनको ऐसा कैसा ले लिया गया है, और वो ऐसे कैसे रहते हैं पूरी तरह। जैसे पर्सन है, अब इसमें पर्सन ना करके डायरेक्ट चेंज हो गया, इसका पीपल हो गया, प्लूरल में क्या हो गया, पीपल हो गया। चाइल्ड है, अब ये किसी रूल का फॉलो नहीं कर रहा, ये चिल्ड्रन हो जाएगा। ओक्स का ऑक्सन हो गया। आप देखिएगा कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर का जो वाउल्स होता है उसको अपन लोग चेंज कर देते हैं और उनका प्लूरल फॉर्मेट बना दिया जाता है। जैसे फूट है, फूट में क्या अंदर का वोवल्स क्या है, डबल ओ, और इधर अपन ने उस डबल ओ को डबल ई में चेंज कर दिया। वोवल्स को वोवल्स में चेंज किया है, किंतु इस तरह से चेंज कर दिया। अब ये माउस है, अब इसकी जगह अपन ने क्या कर दिया, माइस। तो कहने का, और इस एग्जाम्पल को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉज है, तो यहां पर इसका फिर अपन ने क्या किया, ये चेंज करके लाइस कर दिया। मैन है, इसका ए जो है उसको चेंज करके अपन ने ई कर दिया। अब यह मैन का मैन से नहीं करना, हमें मैन का क्या करना है, अंदर का वाउल चेंज करके इसको एम ई कर दिया, मैन हो गया। तो इस तरीके से हमें रूल्स पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। एंड फाइनली देयर आर नाउन्स दैट मेंटेन द लैटिन और ग्रीक फॉर्म इन द प्लूरल। देखिएगा मैं अभी बात चर्चा ही कर रहा था, कुछ लैटिन वर्ड्स हैं जो ग्रीक वर्ड हैं वो अपने आप में अलग ही तरीके से उनके प्लूरल फॉर्मेट में रहते हैं। जैसे न्यूक्लियस का न्यूक्ली बन जाएगा। याद रखने वाली बात है, सिलेबस का अपन लोग सिले भी लिखेंगे अगर प्लूरल रूप लिखना है तो। फोकस का फोकी लिखेंगे, फंगस का फंगी लिखेंगे, थैसिस का थैसेस लिखेंगे, क्राइटोरियम का क्राइटेरिया लिखेंगे। इस तरीके से पर्टिकुलर वर्ड है और उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करने, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। अब बात करते हैं, कुछ नाउन ऐसी भी होती हैं जो हमेशा कहने का मतलब दिखने में कैसी ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो प्लूरल रूप में, किंतु हमेशा रहती वो सिंगुलर रूप में ही है। जैसे देखिएगा न्यूज है, हमें ऐसा लग रहा है कि लास्ट में एस लगा हुआ है, प्लूरल होगी। या फिर जैसे इकोनॉमिक्स है, लास्ट में एस लगा हुआ है। मैथमेटिक्स है, लास्ट में एस लगा हुआ है। स्टैटिक्स है, लास्ट में एस लगा हुआ है। फिजिक्स हुआ, ठीक है। अब पॉलिटिक्स हुआ, ये हमें ऐसे लगता है लास्ट में एस लगा हुआ है तो प्लूरल होगा, किंतु ऐसा नहीं है। ये किस में नहीं है, प्लूरल फॉर्मेट में नहीं है, और हमें इसको किस में रखना है,
ऐसा कैसा सिंपल का सिंपल इन्हें रख देना है। तो ये किस में रह जाएंगे, कहने का मतलब लास्ट में एस लगा होने के बावजूद ये हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में रहने वाले हैं, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब ही हमें काम में लेनी है, इस बात पे आपको फोकस करना है। अब देखिएगा हम लोगों ने इतनी स्टडी कर ली, अब कुछ नाउन है उनकी वो हमेशा इनके रूल है, इन पे आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करके रखना है ताकि आप लोगों की कहीं गलतियां नहीं हो, इस बात पे फोकस करें कि कुछ नाउन ऐसी होती है जो हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में रहने वाली है। तो जैसे केटल हुआ, पीपल हुआ, वर्मिन हुआ, ये हमेशा ये सिंगुलर रूप में नहीं आएंगी, हमेशा ये प्लूरल में रहेंगी। ठीक है, जैसे पीपुल इज नहीं होगा, पीपुल आर होगा, क्योंकि हमेशा किस में रहने वाला है, केटल इज ग्रेजिंग, नोट केटल आर ग्रेजिंग इन द ग्रास। और अब इसमें ऐसा भी नहीं कि पीपल के साथ में है जोड़ के पीपल्स बनाएंगे, ऐसा नहीं है, इतना ध्यान रखना। और कुछ नाउन है वो किसी रूल्स का ही फॉलो नहीं करती, जैसे मिस्टर यादव तो द मैसर्स यादव, डिफरेंट ही निकल रहा है। मिस यादव, मिसेज यादव, ये किसी रूल का फॉलो नहीं कर रहा ना। मैडम, मैडम्स, किसी रूल का फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा ना। ये वर्ड जरूर आप लोग ध्यान रखें। और हम लोग बात करें तो कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में इक्वल रहते हैं, किंतु भाव के अकॉर्डिंग उनके साथ में वर्ब सिंगुलर या प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। तो इस वाले नियम पर भी आपको फोकस करना है। ऐसे कुछ वर्ड यहाँ पर दे दिए गए, जैसे शीप है तो यहाँ पर इसका सीप्स करने की रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, स्पाइसेज है, सीरीज है, डीर है, इनका कहने का मतलब हम लोग चेंज नहीं करेंगे कि इनका प्लूरल बनाना है तो इनके साथ में एस जोड़ना है, एस जोड़ना है या वी एस जोड़ना है, कुछ भी नहीं जोड़ना। ये हमेशा ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही तरीके से रहते हैं। ठीक है गाइस, आप देखिएगा कंपाउंड नाउन, मैंने कहा था ना कंपाउंड नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर तो इसमें क्या जोड़ा जाता है, एस जोड़ा जाता है। यानी कि कंपाउंड नाउन का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो ज्यादातर अपन लोग क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं, या फिर इसमें क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे हम लोग। कंपाउंड नाउन का एक रूल जरूर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसके बिना आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। अगर कंपाउंड नाउन की हम लोग यहाँ पे चर्चाएं करें तो कंपाउंड नाउन जो होती है ज्यादातर उसका जो रूट वर्ड होता है ना, रूट वर्ड समझते हो, तो रूट वर्ड का प्लूरल फॉर्मेट बनाया जाता है। जैसे 2 मिनट के लिए अपन फ्रेंड वर्ड को ले लेते हैं। अब इस फ्रेंड के साथ में अपन ने ये ले लिया कि बॉय फ्रेंड, तो अब यहां पर अपन लोग किसका प्लूरल बनाएंगे, तो यहां पर रूट वर्ड क्या है, फ्रेंड है ना कि बॉय, तो यहां पर क्या बनाएंगे, बॉय फ्रेंड्स हो जाएगा, बॉयज फ्रेंड्स नहीं होगा। अगर बॉयज फ्रेंड्स लिख दिया तो गाइस आपका गलत हो जाएगा। अभी अगर मेरे को यहां लिखना पड़े गर्ल फ्रेंड, तो अगर इसका प्लूरल बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स फ्रेंड नहीं होगा, क्या होगा, गर्ल फ्रेंड्स होगा, क्योंकि यहां पर रूट वर्ड ये है। किंतु अगर रूट वर्ड, अगर कंपाउंड नाउन की बात करें, कंपाउंड नाउन में अगर मैन या वुमेन साथ में आ जाए, क्या आ जाए, मैन या वुमेन साथ में आ जाए, ऐसी कंडीशन में हम लोग दोनों भागों का, कितने का, दोनों भागों का प्लूरल बनाते हैं। जैसे अभी लिखा हुआ होता मैन सर्वेंट होता या मैन वर्कर होता, तो कहने का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि सर्वेंट का बनाऊंगा या मैन का बनाऊंगा, यहां पर अपन लोग किसका बनाएंगे, मैन का भी प्लूरल बनेगा और सर्वेंट का भी प्लूरल बनेगा, तो यहां पे हो जाएगा मैन सर्वेंट्स हो जाएगा। ठीक है, किंतु अन्य जो कंपाउंड नाउन होंगे उनमें सिर्फ रूट वर्ड का अपन लोग प्लूरल बनाएंगे, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है आपको। यहां पे देखिएगा कुछ आपको सिंगुलर से एस और एस जोड़ करके बनाई गई है, देखिएगा किस तरीके से हैं, और इस पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। किंतु इतना ध्यान रखना है आप जब भी इनको यूज करें तो इनके साथ पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि जब हम यूज अगर इनके साथ एस या एस लगा देंगे ना तो इनका अर्थ बदल जाएगा, और अगर अर्थ बदल गया तो फिर हमारा काम इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि हमारा अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो इंडिकेशन जो है वो इंडिकेशन हमारा इक्वल रहना चाहिए, अन्यथा तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, और जो बात हम लोग कहना चाहते हैं वो बात हम लोग कह नहीं पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स आपके सामने पेश किए हैं जिनका अपन लोग एस या एस लगाएंगे तो कहने का मतलब आउट ऑफ रेंज चले जाएंगे, उनका अर्थ ही परिवर्तन हो जाएगा, और अपना सारा का सारा जो मेहनत की है, नाउन ACCC PM पढ़ा है, FMNC पढ़ा है, और फिर अपन ने सिंगुलर और प्लूरल्स के रूल्स का फॉलो करने की कोशिश की है, उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी।
तो इनका जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने वर्ड्स मेंशन कर दिए हैं कि आप एडवाइस के एडवाइजेस लगाओगे तो इसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, गुड के गुड्स लगाओगे तो अलग हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर बात करें, इनकी किसी की भी बात कर लेते हैं, किसी भी एक वर्ड को उठा लेते हैं। देखो पहले गुड वर्ड को उठा लेते हैं। अब गुड किसको इंडिकेट करता है? डिग्री को करता है। किसको करता है? डिग्री को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात क्वालिटीज को मेंशन कर रहा है कि आप अच्छे हो, ठीक है, जैसे गुड बेटर बेस्ट हो गया। किंतु अब हम लोग इसका प्लूरल नहीं बना सकते। आप अगर इसके एस लगा दोगे तो गुड्स हो जाएगा, और गुड्स का मतलब क्या होता है? आर्टिकल्स, थिंग्स, वस्तुएं हो गया ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहीं आप लोग इसमें एस लगा करके ऐसा चाहो कि प्लूरल बना देंगे, ऐसे प्लूरल नहीं बनाना है, क्योंकि इनका बिल्कुल ही नंबर अर्थ चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और आपको चेक करते हैं कि वाकई में आप लोगों ने कितना पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा है, सो दैट अभी पता लग जाएगा कि आपने कितनी मेहनत की है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो दिया पहला एग्जाम्पल है, द इंडियन टीम डिफीटेड द अमेरिकन बाय एन इनिंग। आप देखिएगा यहाँ पर आपका जो जवाब होना चाहिए था कि क्या होना चाहिए। अभी इंडियन टीम है, यहाँ टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है, डिफीटेड है, अमेरिकन बाय एन इनिंग। अब कभी इनिंग थोड़ी होता है, इनिंग्स होता है। क्या होता है? इनिंग्स होता है। तो जब आपको पता रहेगा कि इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है, तो आप लोग इजी वे से आंसर दे पाओगे ना। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस बात पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि बैंक और एसएससी की बात करें तो इनमें ज्यादातर एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे और जिस पार्ट में मिस्टेक्स होगी उसे आपको टिक लगाना होता है, ठीक है। अब ऑल द फर्नीचर्स, यहां पर लिखा हुआ है ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन ए सिटी। अब देखिएगा कभी फर्नीचर्स नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? फर्नीचर होता है। तो आपको इस पे भी फोकस करना है कि फर्नीचर पे यहां तक टिक लगाना है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर्स ना होके फर्नीचर ही होता है। यहां पर रोबिन सिंह स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स। अभी देखो 1000 और रन्स दोनों के एस लगाओ, यहां दोनों के एस नहीं लगेगा ना, तो यहां पर ही हमारी क्या होगी? गलती होगी। 5000 रन्स होगा, ना कि 5000 रन्स, ये होगा। मिस्टर यादव गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 months। आप देखो इंफॉर्मेशन, टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इंफॉर्मेशन को गिन सकते हैं क्या हम लोग? काउंटेबल नहीं है ना, अनकाउंटेबल है कि 1 और 2 थोड़ी होती है। तो यहां पर अपन लोग एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ की बात कर सकते हैं, टू इंपॉर्टेंट 2 नहीं हो सकती वो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग इसको यूज नहीं करेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहां पर बात करें, ये स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इट फाइंड्स इन ए बुक। अब यहां पर भी हमें इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपन लोग यहाँ जो यूज कर रहे हैं ये क्या हो गया? गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर किस किस की मिस्टेक देखनी थी? नाउन की देखनी है। सिर्फ नाउन में नाउन जेंडर भी हो सकता है, उसमें किसी नंबर्स की मिस्टेक्स भी आ सकती है, ठीक है। देयर वाज ए लॉट ऑफ मनी इन द बैंक इन वीरूज एंड अमन जॉइंट अकाउंट। आप देखिएगा जब एपोस्ट्रोफी के रूल्स की बात आती है तो यहां पे वीरू हुआ और ये हुआ अमन। जब एपोस्ट्रोफी 2 नाउन यानी कि 2 अगर प्रॉपर नाउन जुड़े हुए एंड से, तो हम लोग एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहां पर करने वाले हैं? अंतिम नाउन पे करेंगे, ये हमारा रूल कहता है। तो यहां पर ये वीरू के साथ में जो लगा है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारे कहां पे आना चाहिए? अमन के पास में ही आएगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबॉडीज एल्स, नो एरर। आप देखिएगा अगर एनीबॉडी, समबॉडी इत्यादि आते हैं ना, तो एनीबॉडी समबॉडी के साथ में क्या नहीं यूज होता? अगर इनके साथ में एल्स आया हुआ है तो जो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा वो कहां पर होगा? एल्स के साथ में होगा, ना कि समबॉडी एनीबॉडी के साथ में होगा। तो यहां पर जो एस अपना एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है वो यहां पर एल्स के साथ में होना चाहिए था, इस वजह से गलत है। तो इस रूल्स को भी आपको तैयार करना है। माई माउथ वाटर्ड व्हेन आई सॉ ए बुके ऑफ ग्रेप्स। अब देखिएगा मैंने कलेक्टिव नाउन के वक्त बताया था ना, आपको ध्यान रखना है कि किसके साथ बुके आएगा, किसके साथ बंच आएगा। बताया था ना किसके साथ ट्रूप आएगा, तो ग्रेप्स के साथ बुके थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो यहां पर ये हमारा आंसर निकल के आएगा। अब यहां पर माई सिस्टर इन लॉज हु लिव इन नीम का थाना हैव कम टू स्टे विथ अस। अब ये वाक्य ठीक है,
तो हम लोग इसमें नो एरर को इंडिकेट कर देंगे। मगर यहाँ पर देखिएगा इसका रूट वर्ड जो है वो लॉज है क्या? लॉज का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। और तो इसका रूट वर्ड क्या है? सिस्टर। मैंने कहा था जब कंपाउंड नाउन आती है तो हम उसका प्लूरल बनाते वक्त उसके रूट वर्ड में एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो रूट वर्ड कौन सा है? सिस्टर। तो सिस्टर के साथ में एस लगेगा। तो हमारा ऑप्शन यानी कि पहला नंबर हमारा क्या हुआ? गलत हुआ। ए ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, नो एरर। अब सेलर्स की गैंग थोड़ी होती है, नहीं होती ना। तो हमें क्या कलेक्टिव नाउन को स्पेशली याद रखना होगा, तभी जाकर के हम इस तरह के सवालों का जवाब दे पाएंगे। देखिएगा इस एक्सरसाइज के बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि सिंगुलर प्लूरल के बारे में हमें करना है कि लिव ऑफ द ग्रेट मैन टीच अस हाउ टू लिव नोबली। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका हम लोग इनको देखेंगे कि कहाँ पर हमें सिंगुलर यूज करना है, कहाँ पर प्लूरल यूज करना है। अर्थात ये जो अपन ने ये वाला वाक्य लिख दिया, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन टीच अस हाउ टू लिव नोबली, और ये सेंटेंस किस में था? प्लूरल में है। हमें किस में चेंज करना है? सिंगुलर में। तो सिंगुलर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? द लाइफ। यानी कि ये लाइव्स किसका प्लूरल था? लाइफ का। तो यहाँ पर अपने लाइफ कर दिया। ग्रेट मैन टीचेज, यहाँ पर जो टीच आ रहा था उसकी जगह क्या आ गया? टीचेज आ गया, क्योंकि ये मैन क्या हो गया? अब सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर के साथ में सिंगुलर में ऐसे एस लगा देंगे यहाँ। इसी तरीके से दीज नोवेल्स, तो दीज का सिंगुलर की जगह क्या करेंगे? यहाँ पर हीज कर देंगे। नोवेल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो नोवेल सिंगुलर में अपन नोवेल बन जाएगा। तो यहाँ पर आर लगा हुआ था, आर की जगह अपना ईच हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे हम लोग। अब अपन लोग बात करें यहाँ पर कि हमें टिक कौन सा करना है, तो देखिएगा इनमें से कौन सा आना चाहिए? एक सुटेबल फॉर्म भरनी है हमें, ठीक है। तो अर्थक्वेक इज ए नेचुरल क्या है? भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये। फिर है यहां पर देखिएगा आर्म्स होता है वर्ड, कभी भी आम नहीं होता अकेला, आर्म्स होता है। तो आर्म्स वर गिवन टू द पुअर, यहां पर यह आ जाएगा। देखिएगा ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। वन शुड यूज, क्या करना चाहिए? गूगल या गूगल्स। अरे हमें सूर्य की रोशनी से बचता है तो अपन लोग क्या यूज करेंगे? गूगल्स यूज करेंगे ना, कॉमन भाषा का वर्ड है, सिंपल सा आ जाएगा यहाँ पर। 5, अब 5 क्या होती है? डजन होती है, डजन्स, क्योंकि 5 ऑलरेडी है तो इसके साथ में क्या करेंगे? डजन करेंगे। क्या करेंगे? डजन करेंगे। दिस चेयर इज मेड ऑफ, चेयर किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। तो क्या कर देंगे? वुड। कहने का मतलब जब तक हम लोग इनका अच्छे से नॉलेज गेन नहीं करेंगे तब तक हमें इसका मजा नहीं आएगा। सो दैट आप लोग इस जो रूल्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ताकि इनको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। अगर फिर भी इसमें कोई आपको लग रहा है कोई रूल समझ में नहीं आया तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। अब यहां पर देखिएगा फॉलोइंग सेंटेंस सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है। वुमेन लव्स हर हस्बैंड, तो यह वुमेन को मैंने बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर का प्लूरल चेंज करते हैं। तो ए का क्या हो गया? ई हो गया। और यहाँ पर ऐसे एस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल है। ए फादर इज ए काइंड टू ए लिटिल चाइल्ड, तो यहाँ पर इसका प्लूरल बन जाएगा तो फादर्स हो जाएगा। ऑक्स का क्या बताया था? ऑक्सन हो गया यहाँ पर। वॉल्व का क्या बताया था? जब एफ आता है या एफ ही आता है तो क्या करते हैं? वीईएस, तो वॉल्व्स हो गया। डियर हमेशा डीर बताई था, कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रहते हैं। और ये जो सेंटेंस है इनको सिंगुलर में चेंज करना है। तो दीज वर्कमैन है तो क्या हो जाएगा? दिस वर्कमैन हो जाएगा। काउज की जगह क्या कर देंगे? ए काउ हो जाएगा। अर्थात प्लूरल है और सिंगुलर में करना है तो क्या है? एक। अब आपको यहां पर करना है, अपने आप को चेक करना है। ए पेयर ऑफ वर्ड्स है तो मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन होती है, उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बात सही है। पॉलिटिक्स, अपन ने रूल पढ़ा था कि कुछ वर्ड दिखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं किंतु रहते हमेशा सिंगुलर हैं, जैसे फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स। तो यहां पर पॉलिटिक्स के साथ में क्या आना चाहिए? सिंगुलर, तो ये क्या आ जाएगा? प्लेस। यही बात है दीज पोलिट्री, इसमें क्या आ जाएगा? आर। क्राउड कलेक्टिव नाउन है तो क्या आ जाएगा? और यूनिटी को अगर मेंशन करें तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर, तो वाज। गुड न्यूज, न्यूज किस में रहती है? सिंगुलर में, सो क्या आ जाएगा? वाज। देखिएगा इस वीडियो में हमने पूरी तरह से कोशिश की है कि प्रत्येक बात आपको अच्छी तरह से समझाई जा सके। फिर भी अगर कोई ऐसा रूल रह गया हो जो आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो या हमारी तरफ से कोई मिस रह गया हो
तो आप अपने सजेशंस और फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बेहद पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सो दैट आप हमारे डेली अपडेट्स की जानकारी ले सकें। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा और साथ ही आपके लिए यूजफुल होगा, और आपके एग्जाम्स के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।